में हमने देखा था कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही जो शांति विधेयक है ये कानून बना जो कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा साहित्य उत्सव की शुरुआत की गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विधेयक को मंजूरी दी जिससे कि रशिया तेल खरीदने पर यानी कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत समेत कई देशों के लिए जो टैरिफ है ये बढ़ा करके 500% करने का प्रावधान किया गया है। नगौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित है। हाल ही में 19वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को। और हाल ही में दिल्ली में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई। पहली कहां पर है? ब्रिटेन में है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एक नई ड्रोन यूनिट भैरव बल की शुरुआत की गई है। संस्कारशाला योजना की शुरुआत असम ने की है। 53rd नंबर का विश्व पुस्तक मेला जो कि 10 से 18 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। मशहूर इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, इनका 82 की उम्र में निधन हुआ। इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा था। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं। प्रीवियस का हमारा पहला सवाल, थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत की गई है। देखिए, जो बाघों की गणना होती है ये हर 4 साल में होती है। पहले 2022 में हुई थी, अब 2026 में होनी है। तो थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। 6 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दी गई है और जो इसे बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में स्थापित करता है। यदि यहां से बात की जाए बाघों के बारे में तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्राथमिक उद्देश्य है यह है टाइगर रिजर्व बना करके बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। देखिए, 2022 का जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार भारत में टाइगरों की संख्या 3682 बताई गई थी, जिसमें कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बताई गई थी 785 इनकी संख्या थी। अब इसके लिए फिर से सर्वे हो रहा है, कुछ की डेथ हुई है, कुछ आबादी भी बढ़ी है, तो वो अपडेटेड होकर के 2026 वाली रिपोर्ट में प्रकाशित हो जाएगा। आप ये जरूर याद रखिए कि 29 जुलाई का जो दिन है ये वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहां से बिहार के बारे में यदि हम बात करें तो अभी तक आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पढ़ रहे थे, है ना। आप कैमूर भी दूसरा पढ़ेंगे, करंट अफेयर का सवाल है। छत्तीसगढ़ से यदि आप रिलेट करेंगे तो एक तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेट कर सकते हैं। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं। देखिए, टाइगरों की संख्या भी यहां पर सबसे अधिक है। जैसे कि कान्हा यहाँ का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा, पेच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, फॉजिल, जिसमें कि आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि पेच जो है ये महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में थोड़ा हिस्सा इसका लगता है और वैसे इसका मोस्टली हिस्सा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में देश के पहले पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया है। कहां पर? तो केरला के वायनाड जिले के कलपेट्टा में किया गया है। अब यहां सभी अदालती कार्यवाही जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में होगी, जिससे कि केस फाइलिंग, जांच और जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी और इससे न्याय तक पहुंच आसान हो सकेगी। साथ ही लागत कम आएगी क्योंकि पेपरलेस वर्क होगा और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। साथ ही आप ये भी रिलेट करेंगे कि देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, ये भी आपको केरला से ही रिलेट करना है। अब यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं देश के पहले राज्य के बारे में। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 8वां वेतन आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य जो बना ये असम बना है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स ये लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में। फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम था। सिक्किम जो है जैविक आधारित
खेती लागू करने वाला भी पहला राज्य हो जाएगा। देश की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी शुरू की गई है महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये सभी महाराष्ट्र में याद रखना है। देश की पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड ने की है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात हो जाएगा और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, साथ ही विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य पंजाब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारत के पहली तितली अभ्यारण्य, साथ ही खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य केरला है। पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य केरला है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरला है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला ये पहला राज्य है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश और रॉलेट बिल लाने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश। हमने करंट अफेयर में देखा है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य ये तेलंगाना है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर तीसरा है, हाल ही में यूआईडीएआई जो आधार आप पढ़ते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके लिए जो शुभंकर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में यूआईडीआई ने उदय नाम का एक शुभंकर पेश किया है, जिससे लोगों को आधार सेवाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। ये जो मस्कट है, इसका चयन माई गवर्नमेंट मंच पर आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन और नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। अब यूआईडीआई है क्या? तो 2016 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण, जिसे 12 जुलाई 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके तहत स्थापित किया गया था। और इसमें जो आधार और अन्य कानून अधिनियम है, ये 2019 में संशोधन के माध्यम से किया गया था। ये यदि कुछ शुभंकरों की हम बात करें जो हाल फिलहाल में हमने करंट अफेयर में देखे हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो पेसा महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका शुभंकर था कृष्णा जिंका। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो अभी 2026 के होने हैं फरवरी के महीने में, छत्तीसगढ़ इसे होस्ट करेगा, शुभंकर मोरवीर है। रिसेंटली राजस्थान में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर खम्मा घनी था। 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो शुरू हो चुके हैं, कहां पर? दीव में, इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंग फिशर रहा, जो जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया था। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर अशोक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर तेजस तारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला। 38 नेशनल गेम्स का मौली और 12वें विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर विराज रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा करी है? तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अमेरिका जो है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस की पहल है, इसके अलावा आईपीसीसी, साथ ही यूनाइटेड नेशंस के 31 निकाय से हटने का ये फैसला कर चुका है। रीजन क्या है? देखिए, व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रहितों, संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट काम करते हैं और ये अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप नहीं है। अभी है क्या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कि भाई अमेरिका को फर्स्ट में रखो, पहले रखो, अन्य सभी देशों और लोगों के हितों से पहले अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देना इसकी पॉलिसी में है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। इस साल G20 अमेरिका होस्ट करने जा रहा है। यहाँ के रक्षा विभाग का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया गया। वैसे यूनेस्को से भी हटने की घोषणा कर चुका है तीसरी बार 2025 में। जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका ने विकसित की है। गोल्डन डोम, ये भी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली अमेरिका की है। मुंबई हमले के दोषी तैमूर राणा को इसने भारत को सौंप दिया था। पहला मानव ब्लैडर का इसने ट्रांसप्लांट किया है। एलन मस्क ने नई राजनीतिक दल का ऐलान किया जिसका नाम अमेरिका पार्टी होगा। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की गई। बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसी ने विकसित की। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो आपको ये रिलेट करना है
कि हाल ही में जो अमेरिका है, यानी कि अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इनकी वाइफ को हिरासत में रखा गया है। सवाल नंबर 5वां है, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, ये 2026 में अपना पहला मिशन लॉन्च करने जा रहा है आज के दिन, यानी कि 12 जनवरी 2026 को। और ये किसके माध्यम से भेजने जा रहा है? पीएसएलवी C62 के माध्यम से आज के दिन भेजेगा। मुख्य उपग्रह जो इसमें है EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 है। उपग्रह का नाम क्या है? अन्वेषा, जिसे डेवलप किया है DRDO ने, और ये लॉन्च किया गया है, यानी कि आज लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का, मतलब ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहां से। इसरो के बेसिक फैक्ट की यदि हम बात करें, फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर है। वी नारायण इसके 11वें अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष इसके विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की। इसी का बदला हुआ नाम इसरो है, जो 1969 में बदला गया था। अब इसने पीएसएलवी 62 के माध्यम से अपना जो पहला मिशन लॉन्च कर दिया है, ये जो अन्वेषा उपग्रह लॉन्च कर दिया है, मूल रूप से ये रक्षा निगरानी का काम करेगा, कृषि विश्लेषण, पर्यावरण और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, साथ ही एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर डेक्स ये किसने विकसित किया? तो ये सवाल भी आपका इसरो का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसरो का ये जो डस्ट डिटेक्टर है डेक्स, इसने पृथ्वी पर बार बार कॉस्मिक धूल के टकराने की पुष्टि कर दी है और इसरो ने डस्ट एक्सपेरिमेंट ये जो विकसित किया है, जो भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है। और इसरो का ये कहना है, मतलब इस डिटेक्टर की मदद से हर 1000 सेकंड में, यानी कि 16 मिनट में यदि हम देखें तो एक कॉस्मिक धूल का कण है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाता है। बाकी जो ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, देखिए दिगंतरा, कॉस्मोस, ये सभी भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जबकि डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसरो के करंट अफेयर की बात करें तो इसने दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। ये अमेरिका का है। दिसंबर के महीने में इसने LVM Mark 3 रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका मैं डिस्कशन कर रही हूं। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था CMS-03, जिसका नाम है, नवंबर के महीने में। गगनयान मिशन पर यह वर्क कर रहा है, 2027 तक लॉन्च होगा। 100वां मिशन इसने लॉन्च किया था 29 जनवरी लास्ट ईयर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। 101वां मिशन इसका फेल था। स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण इसने पीएसएलवी 60 के माध्यम से किया। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसने लेह लद्दाख में स्थापित किया। और नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट निसार है, जो कि कुछ समय पहले ही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जा चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च की गई है किताब सिंग डांस एंड लीड, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? तो उसके राइटर हो जाएंगे हिंदोल सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया राजधानी दिल्ली में सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। नेक्स्ट यदि हम चले कुछ पुस्तकों का रिवीजन करते हैं। माई आइडिया ऑफ नेशंस फर्स्ट किताब लिखी है उदय माहुरकर ने। आई एम जॉर्जिया, जॉर्जिया मिलेनी की किताब है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की, जिसके लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। 2023 का जॉर्जिया गोस्पोदारो ने टाइम शेल्टर के लिए। 2024 का जेरी अर्पनवेक ने कैरोस के लिए। 2025 का जीता बानू मुस्ताक ने हार्ट लैम्प के लिए। इन प्रेज ऑफ कॉलिंस पॉलिटिक्स किताब है मनोज के झा की। MS स्वामीनाथन किताब है प्रेमदा जयकुमार की। वुमन लाइफ फ्रीडम है मरजानी सत्रापे की। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ है पूजा पुजारा की। वाई द भारत मैटर्स किताब है जयशंकर की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो किताब है PS रमन की। 12th फेल अनुराग पाठक की। और सलमान रशीदी की किताब का नाम नाइफ है। द वन नाम से एक किताब है शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी, ये भी रिसेंटली लॉन्च की गई है। सवाल 8वां है, किस राज्य में स्थित मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रख दी गई है, जो सागर द्वीप को मुख्य द्वीप से यानी काक द्वीप से कनेक्ट करता है।
4.75 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ये जो पुल है लगभग 1700 करोड़ की लागत से बनेगा। हालांकि भी 2-3 साल लगेंगे इसे बनने में। और इसका शिलान्यास कर दिया गया है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी के द्वारा। लगभग 4.75 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब ये बनेगा मुरी गंगा नदी पर, जो कि हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। अभी हाल ही में महात्मा श्री योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की थी, जो हमने करंट अफेयर में देखा था। 75 दिन का जो रोजगार मिलता था, इसे बढ़ाकर के इसने 100 दिन कर दिया है। कोलकाता इसकी कैपिटल है, जहां पर लियोनल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां ये 2022 की फीफा मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिखाते मतलब उठाते हुए दिखाए गए हैं। गिरवंसदा ब्लैक बक मरीन, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी, लगातार चौथे वर्ष कोलकाता जो है ये भारत का सबसे सेफ सिटी बना हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 1863 में। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है ये कब से की गई थी? 1984 से। और ये पहली बार मनाया गया था, यानी कि सबसे पहले इसका जो आयोजन है ये किया गया था 1985 में। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है और नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी है। जनवरी के महीने में 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, डीआरडीओ का स्थापना दिवस, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस देखा है। अगला सवाल है, जेनसेन हुआंग जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला, पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी से संबंधित है? तो ये एनवीडिया के सीईओ है ना, जिन्हें जनवरी के महीने में IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला। इन्हें 20 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार शामिल है, लेकिन यह अवार्ड जो मिला है इसमें हुआंग को, यानी कि जो जेनसेन हुआंग है जो कि एनवीडिया के सीईओ है, इन्हें जीपीयू और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में इनके योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक ऐसा सम्मान जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्तियों और टीमों को दिया जाता है, जो कि मिला है एनवीडिया के सीईओ को। सीईओ का डिस्कशन आया ही है, तो देखिए गूगल के सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचई। सुंदर पिचई को लास्ट ईयर आईआईटी खड़गपुर ने मानद उपाधि से, मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हो गए, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन हो गए। अभी टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है इनका नाम सत्या नडेला हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज का ये सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाम से वैसे आपको पता चल रहा है, इसमें हम 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, पुरस्कार है, उस सारे में आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। कोई भी अवार्ड से अगर कोई काम की बात होगी तो 2-4 पॉइंट्स में मैं आपको पॉइंट वाइज मतलब वो कवर करवा दूंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। और जहाँ पे वन लाइनर होगा मैं बोल दूंगा हाँ ये ध्यान रखना है, ये अवार्ड है, ये नाम है, ये ध्यान रखो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो देखो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभी भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जिसे क्या कहते हैं विज्ञान रत्न, ये भी किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। और ये डिटेलिंग वाला पेज भी मैं आपको शो करता हुआ चलूंगा, अगर किसी को डिटेल जानना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैं जो काम की बात है केवल वो आपको पॉइंट करूंगा। जैसे हमें क्या ध्यान रखना है, हमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की हमें बात कर रहे हैं, तो ये जो पुरस्कार है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देती हैं। इस बार इसका दूसरा संस्करण था। 4 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन सी है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये विज्ञान रत्न वाला, इसमें सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार यही है विज्ञान रत्न, जो भी दिया गया किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। याद रखना इसी साल इनका निधन हुआ है और इन्हीं को यह अवार्ड मिला है। तो ये वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी साल इनका निधन भी हो गया। ठीक है, तो प्रश्न देखो क्या था, यही था भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार कौन सा है भाई? विज्ञान रत्न, जो दिया गया अभी जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगले प्रश्न में देखो, अभी हाल ही में जलवायु नेतृत्व के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार है 2025 के लिए अभी किस भारतीय को दिया गया? भारतीय को दिया गया
तो प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रिया साहू को। देखो वैसे तो इन सारे लोगों को ये अवार्ड मिला है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दूं। ये जो अवार्ड है चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम देता है। इसका ये पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है इसको। 2025 के क्षेत्र में अभी ये टोटल 5 लोगों को, या आप कह सकते हो 5 जनों को दिया गया, जिसमें लोग भी हैं, संस्थाएं भी हैं, और उसमें एक भारतीय है। तो वो एक भारतीय का नाम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया साहू। कहां से है? तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। तमिलनाडु सरकार में अभी वर्तमान में ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है सुप्रिया साहू। इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इनमें से मतलब ये 5 जने हैं, आप देख लो, और ये एक भारतीय हैं, तो यही नाम हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी भी आप रीड कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम। अगला देखो, अगला क्या है? पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर होगा रवीना टंडन को। वन लाइनर इसमें याद रखना है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया किसे? अभिनेत्री रवीना टंडन को। इसी तरह से अगला प्रश्न भी है कि अभी किसे पहली बार जो फीफा शांति पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? मतलब ये जो फीफा का जो फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, उसने पहली बार ये अवार्ड दिया है। तो किसे दिया? आप सबको पता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया ये अवार्ड। वन लाइन में याद रखो। उसी तरह से एक ही इंपॉर्टेंट अवार्ड और हो गया, पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अब ये अवार्ड इतना ज्यादा खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिन व्यक्ति को ये मिला है वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिला है डॉक्टर टेसी थॉमस को। और डॉक्टर टेसी थॉमस आप जानते हो, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है, और इन्हीं को अभी ये पेलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड मिला है। इसीलिए प्रश्न मैंने इसको कंसिडर कर लिया, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इतना याद रखना अवार्ड का नाम और किसे मिला है। और ये तो आप जानते ही हो, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कही जाती है ये। अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट आ गया। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही रखे हैं वैसे, है ना, लेकिन वो आदत है ना बार बार इंपॉर्टेंट बोलने की, इसलिए। क्या है? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स कौन बन गई भैया इस बार की? तो ये बन गई है फातिमा बॉश। ये रही फातिमा बॉश। तो मिस यूनिवर्स याद रखेंगे, कौन सा एडिशन है? 74 नंबर का एडिशन है, ये याद रखना। होस्ट कहां पर हुआ था? किसने होस्ट किया था? थाईलैंड ने। थाईलैंड में हुआ था इसका आयोजन, और इसको फातिमा बोस ने जीत लिया। ये जरूर याद रखना, ये मैक्सिको की है। कहां की है? मैक्सिको की है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2024 का जो आपको याद है विक्टोरिया थेल्विग ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, वो डेनमार्क से थी। तो आपके एक एग्जाम में यही प्रश्न आ गया था कि ये नाम दे दिया था एग्जामिनर ने कि विक्टोरिया ने जीत लिया, लेकिन पूछ के लिया था वो किस देश से बिलोंग करती है। तो देश का नाम पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूं मैक्सिको जरूर याद रखना फातिमा के साथ में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिशेल बैचलेट। अब आप पूछोगे कि मिशेल बैचलेट कौन है? तो मिशेल बैचलेट की पहले बात कर ले तो चिली जो देश है, जो साउथ अमेरिका का नीचे नीचे चिली की शेप में एक देश आपको दिखेगा, उसी की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति यह रह चुकी है, मिशेल बैचलेट। और अभी इन्हीं को 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो अवार्ड याद रखना किस वर्ष के लिए दिया गया, मिशेल बैचलेट को। जो कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर अगला देखो, हिंदी भाषा के लिए साहित्य का किस साहित्य को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा इसका 1/12। ये 1/12 है ना? रील वाले भैया इसको ले बेटा 12 मत कर देना, ले बेटा 12, 1/12। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? बाल साहित्य पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। इसमें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब ये जो पुरस्कार है बाल साहित्य के क्षेत्र में जो उपन्यास होते हैं उनको दिया जाता है, जो बेस्ट होते हैं। कितनी भाषाओं में? वही 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी। तो हिंदी का देख लेते हैं। अभी सुशील शुक्ला को दिया उनके उपन्यास 1/12 के लिए। अंग्रेजी का नितिन कुशलपा, इनके उपन्यास, इनके नॉवल दक्षिण साउथ इंडिया मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। और राजस्थानी के लिए भी देख लो, भोगीलाल पाटीदार को उनके उपन्यास पंखेरु निपीड़ा के लिए। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार है, ध्यान रखना। इसी तरह से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है 2024 के लिए दिए गए थे, हिंदी का गगन गिल को मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टर्रिन किरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है अभी, ध्यान रखना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट एक और आ गया, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2025 ये जीता किसने? डेविड सजेले ने। ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है डेविड सजेले,
और इनके नॉवल फ्लैश, किस नॉवल के लिए याद रखना, फ्लैश के लिए ही 2025 का बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले हंगेरियन मूल के ये पहले व्यक्ति है। ठीक है, 3 बातें काम की है। बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक, ये इनका नाम डेविड सजेल है और इनके उपन्यास का नाम फ्लैश। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने गोला कर दिया। बाकी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको आगे एक प्रश्न बताऊंगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वैसे यहाँ पे भी देख लो आप, बानू मुश्ताक उनका आंसर है। ये हिंदी लेखिका है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 2025 का। इनके उपन्यास हार्ट लेम के लिए, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था दीपा बास्ती ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी, किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 के तहत यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। और सारी बातें छोड़ो, जो काम की बात है भी लिस्ट एक साथ में आपको बता दूंगा। ये ध्यान रख लो, वर्तमान में भारत के 9 शहर हैं जो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। आप लिस्ट देख लो, सब आपके सामने आ जाएगा। और किस किस कैटेगरी में है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे के सारे भारतीय शहर है, कब शामिल किया गया था, पूरी लिस्ट है। अभी जो लेटेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो 2025 वाला पढ़ रहे हैं, देख लो। व्यंजन कला, पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में अभी लखनऊ को चुना गया। और आप देखोगे व्यंजन कला में एक और शहर पहले भी चुना जा चुका है 2019 में। हैदराबाद के बाद चुने जाने वाला लखनऊ ये दूसरा भारतीय शहर बन गया है जिसे पाक कला के कैटेगरी में चुना गया इस लिस्ट में। बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर एक ये देखो, अभी विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया गया? टॉप एग्री फूड लीडर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। जानते हो संजीव कपूर कौन है? ये शेफ है, भारत के फेमस शेफ है संजीव कपूर। संजीव कपूर और इन्हीं को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी, टॉप एग्री फूड पायोनियर ऑफ 2025 के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना है, संजीव कपूर का नाम। अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी किस भारतीय को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाए इसका डॉक्टर शब्बीर हसन। तो कश्मीरी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शब्बीर हसन और इन्हीं को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा एक रूसी व्यक्ति और है अबू सुफियन, इनको भी ये सम्मान मिला है। लेकिन हमारे लिए तो शब्बीर का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारतीय है ना, तो शब्बीर हसन का नाम याद रखेंगे। कौन सा अवार्ड है ये जरूर ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी गणित का नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को 2025 के लिए किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा मसाकी काशिवारा को। तो एबेल पुरस्कार याद रखेंगे, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है ना, और गणित की फील्ड में दिया जाता है। और अभी हम लेटेस्ट बात करें 2025 का किसे दिया गया? जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशिवारा, इन्हीं को दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए कि हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं, ताकि आगे वाले जो टॉपिक में लेकर के आऊं मुझे भी थोड़ा सा आइडिया रहे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे भी अंदर आए कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा, इस पर रेस्पॉन्स मिलेगा, तो ही आगे के टॉपिक में कंटिन्यू करूंगा और अच्छे से और मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आपके लिए तैयार करके लाऊंगा। तो बस इतना सा काम आपको करना है, इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार फैला देना जम के, ताकि इस वीडियो को इतना रेस्पॉन्स मिले कि आपकी सारी इच्छाएं एक बार में पूरी हो जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो कि कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? पहली भारतीय है इसलिए प्रश्न मैंने लिया है। और पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डॉक्टर सोमाली घोष। अब ये कैंटन मिलर अवार्ड आपने पहली बार सुना हो तो आपको बता दूं कौन देता है ये अवार्ड। IUCN के द्वारा ये कैंटन मिलर अवार्ड दिया जाता है, सोनाली घोष को दिया गया। और मैंने कहा कि ये अवार्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। किसके लिए दिया गया उनको ये अवार्ड? नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, प्रबंधन और स्थिरता के लिए इनोवेशन करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सा अवार्ड मिला है ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली इंपॉर्टेंट हो गया, मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा शेरी सिंह ने जीता है भैया। और मिसेज यूनिवर्स का आयोजन कहां पर हुआ था? मनीला फिलीपींस में हुआ था। और शेरी सिंह ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस अवार्ड का ये 48 नंबर का एडिशन था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें आप, शेरी सिंह का नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संगठन लिख दिए कुछ मैंने आपके सामने संस्थाएं, तो आंसर होगा इनमें DRDO को मिला है।
ये जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है कौन देता है? द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा दिया जाता है ऐसे लोगों या संगठनों को जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम किया हो। तो देखो अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए। स्वदेशी तकनीक की कैटेगरी में डीआरडीओ को मिला है, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की कैटेगरी में अजीज प्रेमजी को मिला है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को मिला है, डिजिटल परिवर्तन के लिए भाषिणी परियोजना को दिया गया और सामाजिक परिवर्तन के लिए हसीना खरमी को दिया गया। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा वो स्वदेशी तकनीक के लिए ऑप्शन थे, तो डीआरडीओ आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक और अवार्ड है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। इससे भी सम्मानित किया गया किसे? जिनाली मोदी को। सारी मोदी भाई साहब है, तो जिनाली मोदी को यह अवार्ड मिला है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। याद रखना कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जिनाली मोदी ये मुंबई से बिलोंग करती है। उन्हें क्यों मिला? उन्होंने केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने का काम किया, जो कि पारंपरिक चमड़े का एक स्थायी पौधा आधारित विकल्प है, ऑल्टरनेट है, और इसी के लिए इनको ये यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिनाली मोदी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किसे लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किर स्टारमर को। तो किर स्टारमर कौन है? पहले तो ये ध्यान रखना, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में उनकी भूमिका के लिए ही ये लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन देता है ये पुरस्कार? इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किर स्टारमर को दिया गया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। और फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड ये रहा आपके सामने कि अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किस वर्ष के लिए पूछ रहे हैं? 2023 के लिए। लेटेस्ट वाला 2023 के लिए दिया गया अभी मोहनलाल को। और मोहनलाल आप जानते हो मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार रहे ये। इन्हीं को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसे फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, ये इनको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किसे पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं को अभी मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। ये इस अवार्ड का पूरा नाम है। और मनमोहन सिंह जी, इनसे दो चार बातें आप याद रख लो। एक तो इनका निधन हो गया अभी, ये 2004 में भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। और पद्म विभूषण याद रख लो, इनको 1987 में मिला था। इसके अलावा 2 देशों का इनको ये अवार्ड भी दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं 2010 और 2014 में, जापान का और सऊदी अरब का। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा ये पुरस्कार। तो आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को। तो कौन सा अवार्ड क्या याद रखना है भैया? रेमन मैग्सेसे अवार्ड याद रखो, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कहाँ पे दिया जाता है? मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। अभी लेटेस्ट 2025 की बात करें तो 3 जनों को दिया गया है, मालदीव की शाहिना अली, फिलीपींस के फ्लावियानो, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल्स इसका नाम है। याद रखना ये एजुकेट गर्ल्स जो ये संस्था है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट तवज्जो देंगे, वैसे सभी को देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसको शुरू किया था सफीना हुसैन ने 2007 में। और हाँ, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाला ये पहला भारतीय संगठन है। ठीक है, इसलिए प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 स्टार और लगा लो मेरी तरफ से। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किस राज्य के प्रेमचंद पुखरामबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पूछ रहे हैं किस राज्य के हैं प्रेमचंद पुखरामबम जिनको ये अवार्ड मिला? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर के हैं वो। मणिपुर के एक फेमस मूर्तिकार है, नाम है प्रेमचंद पुखरामबम, जिनको अभी 2025 में लकड़ी की बनी मूर्ति मेड मी चेंज के लिए भी ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। देखो प्रश्न घूम सकता है, प्रश्न चाहते तो मैं ऐसे पूछते चल ललित कला अकादमी 2025 किसे दिया गया? तो प्रेमचंद पुखरामबम को। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? इनके राज्य का नाम। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ना, मैंने इनका नाम आपको क्वेश्चन में ही दे दिया। मतलब जो आप याद करके दिए गए थे कि ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे मिला, प्रेमचंद को मिला, वो मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया। आपसे पूछ लिया कि वो कहां से बिलोंग करते हैं, राज्य का नाम पूछ लिया, तो ऐसे ही एग्जामिनर घुमाता है प्रश्न को। तो मणिपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 बातें याद रखेंगे, ललित कला अकादमी पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, किसे दिया गया और वो कहां से बिलोंग करते हैं। काम की बात यह है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था मणिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना ये कहां से बिलोंग करती है? राजस्थान से बिलोंग करती है।
राजस्थान में श्री गंगानगर जो है वहां से ये बिलोंग करती है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मणिका विश्वकर्मा। बाकी पीछे हमने मिस यूनिवर्स का देख ही लिया। चलो बताओ फिर, देख लिया तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था और कहां से बिलोंग करती है। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है। समझ में आ गया मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एडेमोला एडेनले। और अभी जो MS स्वामीनाथन जी की जो जन्म शताब्दी थी 7 अगस्त को, उसी मौके पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम पे एक पुरस्कार की शुरुआत की है, खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार। और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं डॉक्टर एडेमोला एडेनले। इनका पूरा नाम आप यहाँ पे देख लो, ये रहा एडेमोला हाजमोला, ऐसे याद कर लो, हाजमोला या एडेमोला एडेनले। नाम आपको याद रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर याद रखना कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाइजीरिया से, नाइजीरिया के हैं ये, जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है, MS स्वामीनाथन जी के नाम पे अवार्ड है, पहली बार दिया गया है। किसे, एडेमोला एडेनले को। कहां से बिलोंग करते हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ये बातें याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी 43rd नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्हीं को अभी ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 43rd नंबर का इस अवार्ड का ये एडिशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला देखो, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा वी नारायणन को। वी नारायणन आप जानते हो, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन, वी नारायणन। और इन्हीं को भी 2025 के लिए जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इसमें इतना याद रखना है कौन सा अवार्ड है और किसे दिया गया। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता है, तो आंसर होगा इसका गीतांजलि श्री ने। और गीतांजलि श्री इनका नाम आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। आपको याद है, रेत की समाधि। और अभी इन्हीं गीतांजलि श्री ने 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है इनके उपन्यास कभी यहाँ हाथी रहते थे के लिए। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड की अभी बात हो रही है, गीतांजलि श्री को मिला उनके उपन्यास, और अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया, डेजी रॉकवेल ने। ये उपन्यास है। अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से अभी सम्मानित किया गया। 2024 लिख रहा है, दिया 2025 में ही गया है, ये 2024 के लिए दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं और राष्ट्रपति जी ने दिया, तो एक बार अवार्ड आपको देख लेना चाहिए कि अभी राष्ट्रपति जी ने उड़ीसा के कटक में ही हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, किसे मिला, कौन सा अवार्ड है, किसने दिया, खत्म बात। अगला देखते हैं। अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो आंसर होगा इसका लीला बुलेला। अच्छा, ये मत सोचना पेन पिंटर तो अभी पढ़ा था, देखो पीछे जो हमने पढ़ा था ना, वो कौन सा पुरस्कार था, वो पेन ट्रांसलेट अवार्ड था। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, पेन पिंटर पुरस्कार है, जो कि लीला अबुलेला को मिला है। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम जरूर से याद रखना है। 2025 के लिए अभी पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया, सुडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला, तो उनके असाधारण लेखन के लिए ही उनको यह अवार्ड दिया गया है। 2024 में यह अवार्ड अरुंधति रॉय को मिला था। अभी लीला अबुलेला, लैला ओ लैला, ऐसे याद रख लो, कैसी तू लीला अबुलेला। अच्छा लगा गाना, तो पेन लो, लिख लो और प्रिंटर से निकाल लो। हम अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी एक साहित्य का इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जेसीबी पुरस्कार। इसे लेकिन अभी बंद कर दिया गया। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता था। मैंने आपको बताया साहित्य का, लिटरेचर का इंपॉर्टेंट अवार्ड हुआ करता था ये। तो इसमें हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि पहली बार कब दिया गया था, आखिरी बार कब दिया गया था, यही ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो पूछ सकता है। जेसीबी पुरस्कार किसी कैटेगरी में दिया जाता है, ये मैंने आपको बताई दिया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2018 में स्थापित किया गया था, 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती थी। तो हमने कहा पहली बार वाला और आखिरी बार वाला देख लो। 2018 में पहली बार बेन्यामिन को दिया गया था, और 7वां एडिशन था जब आखिरी बार दिया गया था 2024 में, किसे, उपमन्यु चटर्जी को दिया गया था। और ये एक और कारण था, इसलिए फेमस था कि ये जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार है, ये भारत का सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार हुआ करता था। सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे इसमें, 25 लाख रुपए। फिर अगले में पूछ रहे
कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया पार्वती तिर्की को। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। वैसे हर बार 24 युवा लेखकों को दिया जाता है, इस बार 23 को ही दिया गया। किसमें नहीं दिया गया? डोंगरी भाषा में नहीं दिया गया इस बार। तो हिंदी का तो मैंने आपको बता दिया, पार्वती तिर्की को मिला है उनके उपन्यास फिर उगना के लिए। और अगर अंग्रेजी का भी यहाँ पे बात कर ले तो ये दिया गया अद्वैत कोठारी को, उनके उपन्यास, उनके नॉवल सिद्धार्थ द बॉय वो बिकेम द बुद्धा के लिए, ये उनका नॉवल है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये। फिर अगला प्रश्न देखो, अगले में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सासाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा को। तो 2025 के लिए ये जो पुरस्कार है मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया। आप जानते हो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हें भारत की आपदा तैयारियों को बेहतर बनाया और इसी कारण से उनको ये सम्मान दिया गया। अच्छा, एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीडीएस में आया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो सासाकावा पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में कार्यों के लिए दिया जाता है? ये क्षेत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको उत्तर देना है। ये आपका आज का एक होमवर्क प्रश्न हो गया है। अभी मैंने आपको थ्योरी में आंसर भी बता दिया, अब आप बताओ बिना पीछे देखे। इससे आपको पता लगेगा कितना ध्यान से आप वीडियो को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वरना कोई भी एक लाइन ऐसी निकल जाएगी और उसी से प्रश्न बन जाएगा, फिर वीडियो देखना ना देखना बेकार हो जाएगा। इसका आंसर देने की कोशिश करो। फिर अगला देखो, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सारा जोसेफ को। तो सारा जोसेफ की बात करें, मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है और मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ही अभी इनको ये मातृभूमि साहित्य पुरस्कार दिया गया। सारा जोसेफ याद रखना नाम। अब ये देखो, ये एक और अच्छा प्रश्न आया, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओपेल सुचाता ने जीता है। तो मिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, कौन सा एडिशन है? एडिशन देखेंगे 72 नंबर का एडिशन है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन अभी हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। किसने जीत लिया? ओपेल सुचाता ने जीत लिया है, जो कि थाईलैंड की है। कहां से बिलोंग करती है? थाईलैंड से बिलोंग करती है। जो पीछा मिस यूनिवर्स वाला देखा था, नाम तो आपको बताना है, उनका नाम क्या है मैं बताता हूँ, मैंने भी पूछा भी ना क्योंकि प्रश्न आपसे, वो मैक्सिको से बिलोंग करती है। ठीक है, नाम आप बताओ। उसी तरह से ओपेल सुचाता थाईलैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। अगला देखो, प्रश्न आ गया इंपॉर्टेंट वाला कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक को। और भारतीय हैं इसलिए नाम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो 4 बातें याद रखनी है। कौन सा पुरस्कार है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया, भारतीय लेखिका है। उनके नॉवेल हार्ट लैम्प के लिए, जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा का है। तो एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक बन गई है ये अवार्ड जीतने वाली। और इसको ट्रांसलेट अंग्रेजी में किसने किया? दीपा बास्ती ने किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में सारी बातें ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला भी अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका मारियांगेला हुंगरिया ने ये अवार्ड जीता है। अच्छा, ये मारियांगेला हंगरिया जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनके कंट्री का नाम क्या है? कहां से है ये ब्राजील से है। इन्हीं को अभी 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। और ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ना, इसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर के का ये एक तरह से नोबेल पुरस्कार है। 5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं, अच्छा प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न देखो कि 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ला प्रेस अखबार को, ला प्रेंस अखबार को। ठीक है, तो कहाँ का है ये? 100 साल पुराना अखबार है ये, ला फ्रेंस। कहाँ का है? निकारागुआ का है। इसी को अभी 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है ना, ये उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक उत्कृष्ट कार्य किया हो। और ये अवार्ड जब आपने पढ़ा होगा, ये अवार्ड देने के बाद में ही जो निकारागुआ है वो यूनेस्को से बाहर हो गया था। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, और इन्हीं को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया 2025
2025 के लिए। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में की गई थी, जो लता मंगेशकर हैं उनकी याद में, और पहली बार 2022 में यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, अभी कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, एक प्रश्न ये भी देख लो, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एंजेला स्वामी ने जीता है। और एंजेला भी कहाँ से है? ये राजस्थान से है। राजस्थान में भी कहाँ से? तो बीकानेर से है ये। और इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में, और वहां पे इन्होंने ये मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता को जीता है। एंजेलिना जोली नहीं, एंजेला स्वामी इनका नाम है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन कहां से बिलोंग करते हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है कि ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला आर्किटेक्चर कुछ भी बोल दो, इस फील्ड में ये दिया जाता है। तो इस बार का 2025 का ये लियू जियाकुन को दिया गया, जो खुद चीन से बिलोंग करते हैं। और अभी तक ये एक इंडियन को भी दिया जा चुका है, बालकृष्ण दोषी को 2018 में मिला था इनको। ठीक है, अभी वाला याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ओहो, ऑस्कर वाला प्रश्न आ गया। सारे ऑस्कर ही हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। तो प्रश्न देख ले पहले कि सारे ऑस्कर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। चलो रिवाइज कर लो। अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं ऑस्कर अवार्ड्स को। इस बार 2025 वाला 97 नंबर का एडिशन था। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एनोरा। ठीक है, एनोरा इसका आंसर भी होगा, बेस्ट फिल्म में पूछा है। बेस्ट एक्टर पूछ लेगा तो एंड्रियन ब्रॉडी को, उनकी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लेगा तो माइकी मेडिसन, फिल्म एनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर पूछ लेगा तो सीन बेकर को, एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो एनोरा मूवी बेस्ट फिल्म है, उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का और उसके डायरेक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये चारों याद रखना। ठीक है, ये ऑस्कर के इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अभी मंसूर अल मंसूर को। तो ये सऊदी अरब के ही एक टीचर है, मंसूर अल मंसूर इनका नाम है, और इन्हीं को भी ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। प्राइज मनी के रूप में $1 मिलियन इनको मिले हैं। मंसूर अल मंसूर एक लेखक भी है और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं ये, और इसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, टीचर ग्लोबल प्राइज। अगला देखते हैं। एक अवार्ड ये भी देखो कि अभी किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं इसका उत्तर तो क्या होगा? रामवी सुतार होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि इनका नाम 2 बार न्यूज में आ गया। एक तो अवार्ड वाले सेक्शन में आ गया, और अभी लास्ट में हमने पढ़ा था निधन भी हो गया इनका 100 वर्ष की आयु में। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। 2-3 बातें इनसे याद रख लेना। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और 1999 में पद्मश्री मिला था, 2016 में पद्म भूषण इनको मिला था। कई सारे अच्छी बड़ी बड़ी स्टैचूज इन्हें बनाई है। सबसे ज्यादा फेमस है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू। केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे आपको मिलेगी, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है, तो राम सुतार जी का नाम जरूर ये देखना एग्जाम में आएगा, कैसे तरह से क्या प्रश्न आ जाए। सारी बातें मैंने बता दी, अब कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, यह आप ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखें, तो अगले में पूछ रहे हैं अभी 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज तो गुंटर ब्लॉशेल को दिया गया है। ये वियना से बिलोंग करते हैं, जल विज्ञानी है, और इन्हीं को भी ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया 2025 का। अवार्ड का नाम ध्यान रखना, किसे मिला है, कहां से है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसका। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा R.K. श्रीराम कुमार को। तो कौन सा पुरस्कार है? संगीत कलानिधि पुरस्कार, जिसे ऑस्कर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। 2025 का भी दिया गया R.K. श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक है ये। तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि मद्रास संगीत अकादमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ एक और अवार्ड देख लो आप यहाँ पे, नृत्य कलानिधि पुरस्कार। ये भी 2025 के लिए भी किसे दिया गया? उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ये दोनों प्रश्न हल्के मत लेना, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये दोनों के दोनों प्रश्न। अभी कुछ दिन पहले डेली करंट अफेयर्स की क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनकी घोषणा तो हो गई थी 2025 में ही, लेकिन ये वाला अभी दे दिया गया है 2026 के स्टार्टिंग में। और मैंने वहां आपको बताया भी था, बकायदा दिखाया था कि एग्जाम में देखो ये प्रश्न आता है। पिछली बार ये
जिसको दिया गया था उसका संबंध किससे है, किस क्लासिकल डांस से है, वो पूछ लिया गया था। दिखाया था मैंने, याद आया? तो ध्यान रखना है दोनों के दोनों। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आंसर होगा इसका तो साधु भद्रेश दास को। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं। और अभी जो दिया गया है वो कौन सा संस्करण है, 34वां सरस्वती सम्मान। तो ये दिया गया किसे, साधु भद्रेश दास को। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है। उनकी संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, उसी के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान अभी दिया गया। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी इससे संबंधित स्टैटिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, आराम से आप रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 का जो फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को। और सुदर्शन पटनायक आप जानते हो ये मूर्तिकार है, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार है। और इन्हीं को भी इंग्लैंड में ये अवार्ड मिला है, क्या नाम है, फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार। और ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए। ठीक है, सुदर्शन पटनायक का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखो, राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार। ये जो वरुण पुरस्कार है ना, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान इसको कहा जाता है। और ये दिया गया अभी राजेश उन्नी को। ये सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक है राजेश उन्नी, और उन्नी को ये अभी वरुण पुरस्कार मिला है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, और ये 2025 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का आखिरी प्रश्न भी है कि 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर होगा समर अबू एलोफ को। समर अबू एलोफ ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, और इनकी एक तस्वीर है जिसमें एक 9 साल का बच्चा है, इन्होंने बताया था 9 साल के बच्चे की तस्वीर है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ था, जो गाजा में इजरायली जो हमला हुआ था, उस हमले में इसने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। और इसी तस्वीर के लिए जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है समर अबू एलोफ, इन्हीं को 2025 का विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी मैंने पूरी कोशिश की 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो वो मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे क्विक रिवाइज करवा दूं। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोगों को पसंद आया। आप लोगों के लाइक से ही पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों ने वीडियो देखा, उसमें से इतने लोगों के लाइक है, मतलब इतने लोगों में से इतने लोगों को ये वीडियो पसंद आया। बाकी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तभी आगे के वीडियो तैयार करने में इंटरेस्ट आएगा। बाकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है,